जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। इसके साथ ही आप लोग अगर चाहते हो कि आपका कोई क्लास मिस ना हो, आपको प्रॉपर नोट्स वगैरह मिलता रहे, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे एक छोटा सा मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक मिलेगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। देखिए, सबसे पहले जो है आप लोगों को कुछ छोटा सा जो भी पैसेज टाइप का मिलता है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद अपने क्वेश्चन का आंसर करना है। तो इसको भी पढ़ लेना है आप लोगों को। अब आइए हम लोग सवाल पे आते हैं। जैसे कि पहला सवाल में बोला गया है कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। आइए दूसरा सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था। तो गांधी जी का जो प्रमुख सिद्धांत था वो था अहिंसात्मक संघर्ष, यानी कि सत्याग्रह, यानी हिंसा नहीं करना है लेकिन संघर्ष करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कहा गया कि महात्मा गांधी का जीवन का प्रमुख गुण क्या था। तो महात्मा गांधी के जीवन का जो प्रमुख गुण था वो था सादगी और आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कहा गया कि महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता है। तो महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध किया और सत्य का प्रचार किया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं। नेक्स्ट आने से पहले आपको देखिए यहाँ पर जो है कुछ पैसेज टाइप का दिया गया है कविता का, उसको पढ़िएगा। पढ़ने के बाद उसके बाद आंसर जो पूछेगा उसका आंसर देना है। तो वीडियो रोककर पहले आप लोग इसको पढ़ लो। हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया है कि झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है। तो झारखंड की संस्कृति का जो प्रमुख आधार है वह आदिवासियों की धरोहर है। क्या है? आदिवासियों की धरोहर है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इसमें कहा गया है कि झारखंड की भूमि गंध किससे जुड़ी है। तो झारखंड की भूमि मेहनत की गंध से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी हुई है। तो झारखंड की प्रकृति में पर्वत, जंगल और नदियों की कहानी छिपी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें कहा गया कि गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्योहारों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर सरहुल, कर्मा और सोहराय का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है, आपको पहचानना है। तो यहाँ पे जो राजा शब्द है वो क्या क्या है? पुल्लिंग शब्द है। राजा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है कि सूर्यास्त में अस्त के पहले थोड़ा जोड़ा गया सूर्य क्या है। तो देखिए सूर्य कहाँ पे आगे लगा हुआ है ना, तो जो आगे लगता है वो मूल शब्द हो जाता है। ठीक है, सूर्य क्या है? एक मूल शब्द है। और यहाँ पे आइए नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है उपसर्ग से बना हुआ है। पहचानना है आपको कि कौन सा शब्द उपसर्ग से बना हुआ है। तो पुनर्जन्म। ठीक है, तो जन्म में पुनर् लगा हुआ है तो उपसर्ग हो गया। उन्नति का विलोम क्या होगा, आपको बताना है। तो उन्नति का विलोम होगा अवनति। ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा आपका धरती। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य को आपको पता है, वे सुबह जल्दी उठता है। वे सुबह जल्दी उठता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी शुद्ध है मतलब कि स्पेलिंग सही है, आपको पहचानना है और बताना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ आपको यहाँ पे बतानी है कि नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो सम्मान को खो देना, यानी इज्जत को खो देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते कह रहा है कि पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है। तो पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द है आपका करना। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। तो वो धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण शब्द है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। कहा गया है कि अब वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, वाक्य का प्रकार आपको बतानी है। तो वह स्कूल जाता है, किताबें पढ़ता है, इस वाक्य का प्रकार हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। दांत खट्टे करना का आर्थिक अर्थ जो है वो आपको बताना है, वो क्या होगा। तो पराजित कर देना, यानी कि हरा देना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए फिर आपको एक पैसेज मिलेगा, उसको वीडियो रोक करके आप लोग पढ़ लो। एग्जाम में पहले इसको पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। समय काफ़ी मिलेगा आप लोगों को वहाँ पर, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिलेगा, टाइम पूरा मिलता है, बस आप लोगों को पढ़ना होता है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। देखिए कहा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश पाठ जो है लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, आपको बतानी है। ठीक है, तो ये जो पाठ लिया गया है उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है। तो इस वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है। तो गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली जो है उपभोक्तावाद की संस्कृति पर आधारित है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है। तो गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है लोगों को उपभोग और सुख के लिए, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है। तो गधे का जो छोटा भाई कहा गया है वो बैल को कहा गया है। किसको कहा गया है? बैल को। लहासा की ओर पाठ में हिंदी गद्य की कौन सी विद्या है आपको बताना है। तो ये जो हिंदी गद्य की विद्या है ये है आपका यात्रा वृत्तांत है बाबू। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। महादेवी वर्मा का जन्म जो है वो किस शहर में हुआ है। तो महादेवी वर्मा का जन्म हुआ है आपका फर्रुखाबाद में। कहाँ पे हुआ है? फर्रुखाबाद में। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली। तो हरिशंकर परसाई जी ने वसुधा पत्रिका निकाली है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि का क्या नाम है। तो कविता में जो कवि हैं हम आपका राजेश जोशी है। कौन है? राजेश जोशी। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। तो मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के पानी को कहा गया है, क्योंकि बाढ़ का पानी आता है तो बहुत से लोगों की जानें ले लेती है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 में, कह रहा है रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है। तो इसका प्रमुख पात्र है उमा। अच्छा, मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका का नाम बताना है। तो इसका जो लेखिका हो जाएगा वो हो जाएगा मृदुला गर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो यहाँ पर जो भी आपको दिया गया इसको पढ़ लीजिए आसानी से। इसके बाद अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। तो जो ऊपर पैसेज दिया गया था इसका कवि कौन है। तो सुमित्रानंद पंत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि का क्या व्यक्त करना चाहता है। तो कवि जो व्यक्त करना चाहता है प्रकृति की विविधता को व्यक्त करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर आता है 35 में, देखिए कहा गया है कि छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी पंक्ति का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर जो पंक्ति का तात्पर्य है मटर की फलियों में छिपे बीज, मटर के फलियों में छिपे बीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में, कहा है प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है। तो प्रस्तुत काव्यांश जो लिया गया है वो ग्राम श्री से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्राम श्री से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 में, कहा गया है कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं। तो कबीरदास के अनुसार जो ईश्वर रहते हैं वो प्रत्येक प्राणी के किस में रहते हैं? हृदय में रहते हैं। प्रत्येक प्राणी के किस में रहते हैं? हृदय में रहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 में आइए। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है। अब ये जो वाक है इसका शाब्दिक अर्थ होगा आपका वाणी। क्या हो जाएगा? वाणी हो जाएगा। रश खान की काव्य भाषा क्या है। तो रश खान की जो काव्य भाषा है वो हो जाएगा आपका ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा हो जाएगा। अच्छा, मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है। तो मेघ का आगमन हुआ है मेहमान के रूप में, ठीक है। तो ये था आपका 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए। वहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेगा, सारा सपोर्ट मिलेगा। उसके लिए कुछ नहीं करना है, हमारे दिए गए नंबर पर आपको मैसेज करना है, आपको लिंक मिलेगा, आप अपने क्लास 9 वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।